नमस्कार, केम छो, कैसन बा, ओला एंड योग, como estas? तो गाइस, आज हमारे साथ हमारे प्रोफेसर सुमित सर हैं, जो कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के टीचर हैं और हम इनके स्टूडेंट्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट WTO एंड इसके बारे में जितनी भी हम डिस्कशन कर सकेंगे, सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो होगी तो उसमें हम करने की ट्राई करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप बताइए WTO होता क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप देखिए इतना अच्छा इसमें व्यवस्था आपने की। तो बेटा WTO का अर्थ है मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो हम सब जानते हैं। और ये बेसिकली जो गैट्स था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसी की एक सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व में मुक्त व्यापार का झंडा बुलंद करने की बात करती है। जी सर, मैं इससे रिलेटेड थोड़ा आपको पूछना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा था, तो इसमें ITO के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया गया था। बेटा तो ITO क्या? अच्छा, ITO मेरे तो बेटा आपने एकदम से मेरे सामने प्रश्न लाया, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं आ रहा। अगर आप कुछ आइडिया दें तो मैं बात कर सकता सर, एक्चुअली इसमें ऐसा था कि जो आपका गैट्स है, तो एक US जो कांग्रेस है, UN में आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके। तो उसमें सर अप्रूवल ITO, पहले स्टार्टिंग में ITO बनाने वाले थे, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लेकिन ओके। वो अप्रूवल नहीं मिल पाया सर, US कांग्रेस के थ्रू। ओके। तो वो गैट्स बन गया। और देखिए इसमें US कांग्रेस का जिक्र आ रहा है। जी सर। यानी कि US से मेन था इसमें। जी सर। ओके ओके। क्योंकि वो डोमिनेंस में था सर। ओहो, तब इसको गैट्स में चेंज करना जी पड़ा। सर। वाह यार, क्या और बात सर, है। जो WTO है, तो वो एक्शन में आया 1995 में, जैसा आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उरुग्वे राउंड के बाद है। जी सर। तो सर, उरुग्वे राउंड के बारे में आप अगर कुछ बताना चाहें। देखिए, मुझे लगता है बेटा उरुग्वे राउंड एक, जो बहुत सारे टोक्यो राउंड, कैनेडी राउंड वगैरह जो हुए, उसके बाद एक फाइनल टच वाला ये राउंड था। और इसके बाद एक सहमति बन सकी, जिसके बाद वो समहाउ WTO को उन्होंने पेश किया। और उसके साथ साथ उन्होंने जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाले जो कानून है, जैसे आप बता रहे थे, आज क्लास में भी हमने चर्चा की, ट्रिम्स और ट्रिप्स, उनको उन्होंने सेटल कर दिया और फिर उसको चैनलाइज किया। तो लास्ट राउंड है ये गैट्स का मेजर राउंड, तो WTO को लाता है। सर, टाइम हमारे पास कम है, तो मैं आपसे बस मेन चीजें पूछूंगा। तो सर, दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन क्या है? हाँ सर, ये दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो है WTO की लास्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन है अभी तक की। अब इसकी एग्जैक्ट डेट अगर आप बता सकें कब है, आपको आइडिया? 2003 में कि 4 में? 2014 से। हाँ ऐसा कुछ, मैं 3 से देखते हैं। और सर, जो ये दोहा है, ये क्या है? एक्चुअली ये तो कैपिटल है ना किसी देश की, कतर की। पर दोहा डेवलपमेंट राउंड थे, बेसिकली में फोकस था एग्रीकल्चर पे। और एक चीज और भी थी, पर इसमें दिक्कत ये आ गई, विशेषकर जो एग्रीकल्चर का जो मुद्दा है ना बेटा, उस पर दिक्कत आ गई। इंडिया का ये मानना था, चाइना का ये मानना था कि जो हमारे किसानों की जो सब्सिडी है, बहुत से लोग हमारी खेती में, 50% लोग अभी भी खेती में है, अगर इस सब्सिडी को हम नहीं देंगे तो हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी। लोगों के रोजगार से जुड़ी है वो। और जबकि वेस्ट की जो खेती है वो बड़ी मैकेनाइज्ड है, 3% लोग उसमें रह रहे हैं और वो उसको सब्सिडाइज भी कर सकते हैं। पर हम अगर सब्सिडी को कम करेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसमें कई लोगों ने इंडिया पे ब्लेम डाला, चाइना पे ब्लेम डाला कि इन लोगों ने जो एग्रीकल्चर में जो ये लिबरलाइजेशन होनी थी, फ्री ट्रेड होना था, इसको खराब किया। पर हमारा ये एंगल रहा लास्ट तक कि भाई हम अपने किसानों की लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो और ये बड़ा कंटेंशियस राउंड रहा। और कहीं ना कहीं इस राउंड से ये दिख रहा है कि WTO ने बेसिकली शुरू में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को ठीक कर दी, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज को फायदा देता था। पर जब बात आई एग्रीकल्चर की, तो उसमें वो कंसेशन देने को तैयार नहीं है। तो ये बायसनेस भी इसमें WTO की इस राउंड में दिखी है। और उसका फेलियर ये इस वक्त है, अगर WTO आज अनसक्सेसफुल है तो वो इसलिए है कि WTO दोहा राउंड को सक्सेसफुली सॉल्व नहीं कर सका, मुझे ऐसा लगता है। सर, और इसमें बहुत से एग्रीमेंट किए गए हैं। बिल्कुल बेटे। सर, वो एग्रीमेंट के बारे में आप बताना चाहते हैं? बेटा इस वक्त मुझे तफसील नॉलेज नहीं, अगर आप मुझे कोई पॉइंट सर थोड़े मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे सर AOA हो गया, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और इसमें सर 3 टर्म्स डिफाइन की गई है। अच्छा बताइए। तो पहली सर मार्केट एक्सेस, दूसरी डोमेस्टिक सपोर्ट हो गया, और एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो इनके बारे में इसका थोड़ा मुझे आपने बताया ना। AO का क्या बोला आपने बेटा? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। बिल्कुल, ये था मतलब ब्रॉडर जो खेती के ऊपर इसमें एग्रीमेंट होना है, ठीक है। इसमें ये सब चीजें हैं जो आपने सब्सिक्वेंटली बताई। दूसरी क्या बोलिए? मार्केट एक्सेस। अब ये टर्म आती है इसकी। हाँ, मतलब मार्केट एक्सेस का मतलब है बेटा कि जैसे अमेरिका के सेबों के लिए या अमेरिका के सेबों के लिए भारत में हम कोई बंदिश नहीं लगाएंगे। जो भी ड्यूटी लगाते हैं, हम सुनते हो गए आए दिन हमारे बागवान मांग करते हैं कि चाइना का सेब, इटली का सेब, ईरान के सेब पे बढ़ाई जाए, क्योंकि नहीं तो हमारे अपने किसान बागवान क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये उस तरह का कि हमने ये पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं कि आपको मार्केट एक्सेस देना पड़ेगा हर कंट्री को, क्योंकि मुक्त व्यापार का एजेंडा है इनका, एजेंडा है। दूसरा बताओ बेटा क्या बोला? सर, दूसरा ट्रिप्स है। नहीं, एक आपने और 2-3 शब्द यूज किए थे इसकी टर्म्स सर। हाँ, और क्या थी? डोमेस्टिक
सब्सिडी वही है, देखो ये इसमें चल रहा है। सब्सिडी सर अलग है, हाँ। एक्सपोर्ट सब्सिडीज अलग है। वो अलग है, पर डोमेस्टिक एक्सपोर्ट में जैसे हम जो ये जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस देते हैं किसानों को, कोई फ्री सब फर्टिलाइजर देते हैं, इन चीज़ों से भी दिक्कत आ रही है इनको। इसमें एक्चुअली 3 बॉक्स थे, मुझे अभी हल्का हल्का याद आ रहा है, ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स, एम्बर बॉक्स, और वो चाह रहे थे कि भारत इसको बड़ी तीव्र गति से कम करे, पर हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसानी से हमारा जुड़ा हुआ है मतलब ना। और बोलो बेटा शाबाश। तो सर तीसरा एक गैट्स है जिसके बारे में आप क्लास में बता रहे थे, तो गैट्स क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड। वो तो आपने तो बताया जो ITO बनता है। नहीं सर, इसमें 2 अलग एग्रीमेंट है, एक गैट अच्छा हो जी। गया और एक गैट्स हो गया। गैट में सर आपका जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, दूसरा आपका सर्विस से रिलेटेड है। जो गैट है वो सर गुड्स से रिलेटेड है, और जो आपका गैट्स है वो आपका सर्विस से। अरे बेटा ये तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। अच्छा गैट्स से सर्विस से रिलेटेड Yes, है, sir. ये तो आपने मुझे एक नई चीज बता, ये उसी से टाइम साइन हुआ है 1950। सर उसके बारे में थोड़ा हाँ चलो पर बड़ी बात बताइए, मैं भी इसमें लुक करूंगा जाके, और बताइए बहुत बढ़िया। और सर इसके बेनिफिट्स क्या रहे? WTO के जी सर। देखिए सर, या गेट्स की पूरी बात करें ना पूरे, देखिए ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं विश्व में जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है ना, ये बढ़ा है, इससे इंडिपेंडेंस बढ़ी, ट्रेड बढ़ा। इसका लाभ ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो बाद में रिच कंट्रीज ने अपनी आउटसोर्सिंग की, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने, चाइना में अपना फैक्ट्री खोली, इंडिया में कुछ सर्विस इंडस्ट्री आई, ये भी फायदा हुआ है। पर नुकसान ये हुआ है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज है उनको वो एक्सेस नहीं दिया, उनको वो सपोर्ट नहीं दिया। पर लाभ इसका मुक्त व्यापार और वर्ल्ड को एक करने में फायदा तो हुआ है। पर अब प्रश्न आ चुका है कि इनको डेवलपिंग कंट्री और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उनके साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। हालांकि मैं ये कहूँगा लीस्ट डेवलप कंट्रीज को ये कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को ये सस्ते में लाते हैं, उनको ये प्रभावित देते हैं, पर झगड़ा पर है डेवलपिंग कंट्रीज। और सर इसका लाइव एग्जांपल अगर देखें तो गैट इसका लाइव एग्जांपल है, क्योंकि इन 1947 में अगर देखें तो गैट जो है टैरिफ को फ्री करने, रिड्यूस करने के लिए 22% था उस टाइम में। बिल्कुल। तो 1994 आते आते वो 5% तक बिल्कुल reduce हो बिल्कुल गया। काफी कम हो गया Yes, sir. पर इसके बावजूद कई इन लोगों ने डेवलप कंट्रियों ने कई स्ट्रक्चरल वो लगा के रखे होते हैं, टैरिफ तो नहीं है, पर जैसे हमारे के सेब आएगा तो बोलेंगे इसके अंदर इतना पोल्यूशन है, इसके अंदर ये सफाई नहीं है, तो उस बहाने से भी बाहर निकाल देते हैं। मतलब कई ऐसे छुपे हुए बैरियर भी रखे हैं। Yes, sir. सर हमारी ऑडियंस को आप टैरिफ के बारे में थोड़ा बता देंगे, क्योंकि ये थोड़ा डाउट हो सकता है कि नहीं बहुत अच्छी बात। देखिए टैरिफ मेरे ख्याल से जो सीमा शुल्क है, कोई वस्तु सीमा पर आती है एक देश की, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे टैरिफ कहते हैं सामान्य भाषा में। और सर जो माराकेश एग्रीमेंट मोरक्को का, वो क्या है सर? बेटा मेरे भी बिल्कुल याद नहीं रहा, पर मार्केश ये एक फेमस जगह है मोरक्को में, नॉर्दर्न अफ्रीका में। कोई एग्रीमेंट इसमें हुआ शायद, कहीं एग्रीकल्चर वाला तो नहीं हुआ, ये पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर, जो आपका गेट WTO सर इसके बाद जो उरुग्वे राउंड ऑफ कंप्लीशन मार्केश में उसको सर एंड किया गया था उस अच्छा, time। अरे वाह। और 123 नेशंस में इंक्लूड वाह, किया था। बेटा आपने तो मुझे पूरी फिर से मुझे वो उसके याद बाद सर एक्शन में आया था आपका WTO, वाह, मतलब उसको फाइनल इस्टेब्लिश किया अच्छा, गया था। उसकी लास्ट वहाँ Yes, sir. वाह जी वाह बेटे। और सर अगर आप ट्रिम्स के बारे ट्रिम में कैसे, बताना ये तो मेरे को लगता है मैं ट्रिम्स में भूल चुका था। उसमें सर आपने मुझे FDI और बताया। FPI होता है। आपने मुझे बताया इसको, Yes, sir. मैं भूल चुका था इसको कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन Measures. मेजर्स कि भाई जो FDI FII जो देशों में आएगी, चाहे शेयर मार्केट में आएगी, चाहे आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगी, उसमें कोई गद्दारी ना हो जाए, कोई धोखा ना हो जाए, तो उसके लिए कुछ रूल सेटअप करने की इसमें बात है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डेवलप कंट्री से गई है, तो उसके प्रोटेक्शन की बात इसमें की है। जो कि देखिए यहाँ अगेन दिखाता है कि WTO ने रिच कंट्रीज को तो प्रोटेक्ट किया, Yes, sir. तो फिर वही अगर लेबर की बात आएगी, लेबर को भेजने की बात आएगी, तो उसके लिए कोई ट्रीटी अभी तक बनी नहीं। सर जो आपका FDI है, हाँ, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इट सो आवर ऑडियंस तो बेटा want to FDI है know. फॉरेन डायरेक्ट Yes, sir. इन्वेस्टमेंट। जैसे कि कोई इसको describe हुंडई कंपनी आती है और Yes, भारत sir. में कहीं जमीन खरीद करके अपनी प्लांट लगाती है, वो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी भी लाती है और जी, sir. जमीन भी लेती है, लोगों को नौकरी भी देती है। FDI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, इसके बहुत फायदे भी होते हैं अगर प्रॉपर हो जाए। जबकि FII जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो शेयर बाजार में ही इनडायरेक्टली आपकी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। और सर ये मेरा पर्सनली क्वेश्चन है आपसे, जो FDI है उसका बेनिफिट क्या रहता है किसी कंट्री में अगर कोई अच्छा आता है? देखिए जैसे इसको बताता हूँ मैं आपको, कानून की बात देखेंगे आप, जो ये उससे पहले राजीव गांधी जी ने जो जो मारुति सुजुकी लाई, सुजुकी आया, मारुति का कोलैबोरेशन हुआ। आप देखिए आज कितने लोगों को रोजगार है, कितने लोगों को वाहन की फैसिलिटी मिली। उसके बाद अब हुंडई आया है, किया है, जो भी है वो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आया। भारत दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी मार्केट बन गया, सशक्ति के रूप में आ गया। अब हमारी अपनी लोकल फर्म्स भी उनको देख करके गेन कर रही है। तो FDI लॉन्ग टर्म में एक कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग,
टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और रोजगार जनरेशन की मतलब बेटा क्षमता देता है। सर एक क्वेश्चन राइज हो रहा है मेरे हाँ, माइंड में। जी। जो आपका एफडीआई है, जब वो किसी कंट्री में एंटर करते तो उन पर क्या कंडीशंस है, रूल्स रेगुलेट बनते हैं तो बनते हैं, बेटा वो तो बनाया जाता है। लगाती कंट्री Yes, है, sir. पर कंट्री को जो ये आपने जो ट्रिम्स और जो ट्रिप्स की जो बात की ना आपने, Yes, sir. उसके दायरे में रहकर नॉर्म्स बनाने पड़ते हैं कि कितने में जमीन देंगे, इन्वेस्टमेंट है, वो बनाना हमारा काम है। उसके लिए वर्ल्ड बैंक की वो आती है रैंकिंग, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की report आती है। कितनी जल्दी आप उद्योग को सेट कर सकते हैं, खत्म होता है तो उसको रैप अप कर सकते हैं। तो मतलब इसके लिए ग्लोबल नॉर्म्स बनते हैं, यही सब ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, मतलब ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का पार्ट है। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एफडीआई बहुत अच्छी होती है, इससे नुकसान भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस तरीके से आती है। और सर अगर करंट में हम देखें तो कितनी मेंबर कंट्रीज इसमें है डब्ल्यूटीओ में? जी सर। अब बेटा मुझे अभी ज्ञान है 150 से तो ऊपर है। 164 हाँ, इससे ऊपर चली गई जो आप Yes. बताई थी ना फाउंडिंग के टाइम, उससे ऊपर बढ़ और गई। सर इंडिया पर ये काम नहीं कर पा रही बहुत Yes, sir, समय से। काम हाँ, कर- बोलो। सर जो इंडिया है वो इसकी फाउंडिंग मेंबर है। बिल्कुल सर ये फाउंडिंग मेंबर क्या होता है? फाउंडिंग मतलब जब उसकी फाउंडेशन रखी गई ना, Yes, sir. जो उसमें उस टाइम मेंबर थे, उस टाइम भारत था। मैं ये कहूँगा कि बेटा एक वक्त जब हम पढ़ते थे तो 1997-98 के बाद इसकी बड़ी वैल्यू थी। 2 राउंड बड़ी टॉप होती थी 2003, 4, 5, 6, पर कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि डब्ल्यूटीओ ने बड़ी लेजिटिमेसी खो और सर दोहा राउंड में शायद डीडीए दोहा डेवलपमेंट एग्रीमेंट है। हाँ, ऐसा कुछ था बिल्कुल। अब वो मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं क्या है, थोड़ा मेरी स्टडी करने की जरूरत है। पर डब्ल्यूटीओ की लुटिया डुबाने में दोहा डेवलपमेंट राउंड का बड़ी भूमिका है, क्योंकि यहाँ सक्सेस नहीं हो पाए और अभी भी डब्ल्यूटीओ वाले प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से दोहा डेवलपमेंट राउंड में कुछ तो कुछ जीत उनके हाथ में लगे। और सर आपका ओपिनियन क्या है, क्या फिर से जो डब्ल्यूटीओ है वो गवर्नेंस में आ सकती है? हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने, देखो प्रश्न। इसमें सीन पता क्या है बेटा, समस्या क्या है, ये है सबका इकट्ठा एग्रीमेंट। Yes, sir. अब हो क्या रहा है, बीच बीच में देश 2-2 भी करते हैं, Yes, sir. बायलैटरल करते जी, हैं, सर। या सार्क वर्सेस आसियान वर्सेस बिम्स्टेक हो जाता जी, है, सर। पर वो अफ्रीका के देशों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, उसमें लोगों को ज़्यादा इजी हो रहा है। बायलैटरल, ट्राइलैटरल में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जो रीजनल अलायंसेज बने हैं, सार्क और फॉर्मेशन बनी है, तो इसकी वजह से अगर ये काम नहीं भी करेगी तो कंट्री समहाउ अपने लिए जगह निकाल रही है। पर अगर डब्ल्यूटीओ खुद को रिवाइव कर पाए तो बड़ा अच्छा है। पर एक तो इसकी देखो, जब बनी आपने ही भूल दिया, लेकिन इसमें लगता है कि यूएस ने अप्रूव नहीं किया इसको, आईटीओ को, तो यूएस की डोमिनेंस इसमें रही। और किसी संस्था को जीवित रहने के लिए उसको उसके मेम्बरान के इंटरेस्ट को पूरा करना पड़ेगा, तो ये इसकी लेजिटिमेसी में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। और लोगों के पास ऑप्शन है मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से फ्री ट्रेड, लोग करते हैं एफटीए, सुना होगा आपने, इस तरह के जो टीएटीए होते हैं, और उनमें से ये कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप करते हैं। लोगों के पास और ऑप्शन आ गए हैं, इसलिए इसको कंट्रीज ने इसको छोड़ दिया है, ये बड़ी समस्या आ रही है। तो सर थैंक यू सो मच Thank कि you. आप हमारी वीडियो में आए। और सर एक क्वेश्चन आपसे है कि आपको कैसा लग रहा है कि हम आपकी वीडियो बना रहे हैं? और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक आपने स्टूडेंट्स की वीडियो बनाई है, लेकिन आज एक स्टूडेंट एक टीचर की वीडियो बना रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है, जी सर। ये मुझे लगता है कि ये एक कामयाबी है, मेरे को खुशी हो रही है कि आज आप मतलब इतने योग्य हैं, इतने अच्छा आपने वीडियो बनाया, जी सर। और मुझे बड़ी खुशी है। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे युवा हमसे टेक ओवर करें और अच्छा मतलब समाज में ज्ञान को फैलाएं और एक डिस्कशन डायलॉग का माहौल बनाएं, बजाय जो क्लासरूम में आज एक मोनोटोनी रह गई है, एक व्यक्ति आता है, अपनी बात रखता है, दूसरे आदमी सिर्फ सुनते हैं, शायद प्रश्न भी नहीं पूछ पाते धक्के मारे, वो चीज़ खत्म हो और एक डायलॉग ओरिएंटेड ज्ञान के प्रति कमिटमेंट जो है हमारे समाज में आए, शिक्षा व्यवस्था बदले, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और क्लासरूम में अगर डेमोक्रेसी आएगी तो देश की डेमोक्रेसी भी मेरे दोस्त सच में सशक्त होगी। तो मुझे ऐसा लगता है और मुझे बड़ी खुशी है। धन्यवाद। तो सर हमारी ऑडियंस को एक बार बाय कर दीजिए और लाइक एंड शेयर करने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके चैनल में ही नहीं, जाएगी। चलो ये है उनकी मर्जी। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तुम तो बड़े खतरनाक हो, भेजना मुझे बेटा, मैं गया ना। कोई ना। बहुत अच्छा।